एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो कि स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, स्पेशल जो अभिभावक होते हैं पेरेंट्स उनके लिए, और बीएड स्टूडेंट के लिए, डीएससी एमआर के लिए, या जो भी स्पेशल फील्ड से जुड़ने वाले हैं वो सारे लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। आज के समय में प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान है कि इस बच्चे के साथ हम क्या करें, कैसे करें। इवन उनको सोसाइटी में ले जाने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं। आज इन सब कार्यों को आसान करने के लिए मैं आपके सामने बच्चों के शैक्षणिक प्लानिंग के लिए, उसके जीवन को सामान्य बनाने के लिए एक ऐसी प्लानिंग लाई हूँ जो आप सबके लिए उपयोगी है। तो इस शैक्षणिक प्लानिंग का नाम होता है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षण योजना। एक बच्चे के संबंध में, जब हम सिर्फ एक बच्चे के संबंध में बात करते हैं तो उस बच्चे की पूरे जीवन के लिए, पूरे कार्यों के लिए जो एक हम प्लानिंग बनाते हैं उसके बारे में आज मैं आपके यहाँ पर चर्चा करूंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख रखा हुआ है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मैं उस बच्चे का पूरा डेमोग्राफिक डाटा बताऊंगी कि उस बच्चे के संबंध में हमारे पास क्या क्या जानकारी होना चाहिए। पार्ट बी में मैं आपको बताऊंगी कि उस बच्चे के साथ हम एजुकेशनल कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें से पार्ट ए में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पॉइंट्स है। सबसे पहले है नाम। उस बच्चे का नाम जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा होता है क्लास। तीसरा होता है डेट ऑफ बर्थ, उस बच्चे की उम्र कितनी है और उम्र के हिसाब से उस बच्चे का विकास स्तर कितना है। चौथा होता है डेट ऑफ असेसमेंट, जिस भी डेट से उस बच्चे का हम असेसमेंट प्रारंभ करते हैं, आकलन करना चालू करते हैं, उस डेट को लिखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा होता है जेंडर, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं। आईक्यू लेवल, यानी कि उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, कितना बच्चे का विकास का स्तर है, उसकी वर्तमान में जो है आयु क्या है, उसका आईक्यू क्या है, उसका डिसेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेबिलिटी, उस बच्चे की विकलांगता जो है वो कौन से प्रकार की है। विकलांगता का प्रतिशत यहाँ पर लिख देते हैं, कौन से प्रकार की विकलांगता और कितने उसका प्रतिशत है। उसके बाद आता है फादर्स नेम। नेक्स्ट पॉइंट आता है फादर्स ऑक्यूपेशन। जब हम फादर ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, हमारे लिए उस बच्चे की फादर की ऑक्यूपेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ग्रामीण अंचलों में हैं, शहरी अंचलों में नहीं आ पा रहे हैं या कम पढ़े लिखे हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए अपने अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान देना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस कंडीशंस में उनका हम ऑक्यूपेशन जो है वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मदर्स नेम। मदर्स का नेम जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि हम जान सके कि उस बच्चे की मम्मी का नाम क्या है, उस बच्चे की मम्मी के साथ ऑक्यूपेशनल उनका क्या है, वो कैसे बच्चे के साथ डील करती हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि माँ जो होती है वो प्रथम शिक्षक होती है और माँ के द्वारा ही एक बच्चे की अच्छे से अक्षर शिक्षण पद्धति हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एड्रेस। उस बच्चे का संबंधित पता बताना चाहिए कि बच्चा जो है वो कौन से अंचल का व्यक्ति है, कौन से अंचल में निवास है, ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है। तो जो अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र में जाकर हम उस बच्चे को सारी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं, और यदि बच्चा शहरी क्षेत्र का है तो शहर में ही उसके लिए स्पेशल एजुकेशन जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं। अगर उस बच्चे की कोई स्पेशल नीड्स हो तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो है हमारा एड्रेस जो है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद हम आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में हमारा सबसे पहला पॉइंट है करंट स्टेटस। उस बच्चे का वर्तमान स्थिति क्या है, वो स्कूल जाता है या नहीं जाता है, वर्तमान में उसको शिक्षा का स्तर क्या है, किस स्तर तक बच्चा जो है वो जानता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कि बच्चे का जो है उम्र है वो 15 वर्ष है, लेकिन बच्चे का जो आईक्यू है वो मात्र 5 साल के बच्चे के बराबर है, लेकिन वो बच्चा जो होता है 12 साल के हम उम्र बच्चों के बराबर वो कार्य नहीं कर पा रहा है। इसके लिए जो है उसका करंट स्टेटस कि वो क्या जानता है और क्या नहीं जानता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि पूरे लंबे समय के लिए उस
उस बच्चे का एक गोल निर्धारित करते हैं, हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इस लक्ष्य के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि 1 वर्ष के लिए उस बच्चे का लक्ष्य क्या हो सकता है। यदि हम उसके ये जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्सनल हेल्प स्किल्स यानी कि व्यक्तिगत सहायता कौशल। दूसरा होता है सोशल हेल्प स्किल यानी कि सामाजिक सहायता कौशल। एकेडमिक या एजुकेशनल कौशल। दूसरा होता है वोकेशनल एसेट, उस बच्चे का वोकेशनल स्किल्स क्या होता है, रिक्रिएशनल स्किल्स। इन 5 के बारे में मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे बात करते हैं हम पर्सनल हेल्प स्किल के यानी कि व्यक्तिगत सहायक कौशल। अगर हम एक बच्चे की बात करते हैं तो उस बालक के संबंध में हमें ये देखना पड़ेगा उसका प्रायोरिटी गोल क्या है। जैसे कि हम ये मान लें कि उसका पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यदि वो कपड़े नहीं पहन पाता है, यदि वो अपना ब्रश नहीं कर पाता है, यदि वो जो दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को यदि नहीं कर पाते हैं तो हम उसे शैक्षणिक गतिविधियां जैसे कहते हैं उनको हम सिखाकर क्या करेंगे। तो हमारे लिए जो प्रायोरिटी रोल है वो क्या होता है, सेल्फ हेल्प स्किल यानी वो खुद का विकास, खुद के काम को कैसे कर पाता है। इसके लिए जो है हम कौशल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पर्सनल हेल्प स्किल। दूसरा होता है सोशल हेल्प स्किल। क्योंकि हमारा जो हर व्यक्ति जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है। समाज में उठना बैठना, समाज का एक दायरा होता है, एक स्टेटस होता है, एक लिमिट होता है। इस लिमिट को या उस स्टेटस को बनाए रखने के लिए, उस दायरे में आने के लिए, सामाजिक गतिविधियों को करने के लिए उस बच्चे को सोशल हेल्प स्किल यानी कि सामाजिक सहायता कौशल की भी बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे घर पर कोई आया तो उन मेहमानों को नमस्ते करना, उनको पानी के लिए पूछना, उनको बैठाना, उसको कोई बाहरी व्यक्ति मिलता है तो उसे नमस्ते करना, उसकी सहायता करना, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स को पहचानना, क्या हमारे लिए बच्चे खुद के लिए अच्छा है, क्या दूसरों के लिए अच्छा है, ये सारी सामाजिक सहायता कौशल जो है उस बच्चे के लिए जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थर्ड होता है एकेडमिक स्किल्स। जब एक मेंटल रिटायर्ड बच्चे की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे की बात करते हैं तो उस बच्चे के लिए एकेडमिक यानी कि एजुकेशनल जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प होता है, जिससे कि वो अपने प्राइमरी एजुकेशन जैसे कि बच्चे का गिनती का ज्ञान हो गया, उसके साथ साथ उसका स्वयं का नाम लिखना, पता लिखना, माता पिता का नाम लिखना, पता लिखना। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा हिंदी में करे या इंग्लिश में करे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। बच्चे के लिए जो भी हेल्पफुल है, जो भी भाषा उसके लिए इजी है, उस भाषा को जो है वो बच्चा अपना कर उससे संबंधित वो उसमें लिख सकता है। फिर है वोकेशनल स्किल्स। वोकेशनल स्किल में हम उस बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, एक ऐसी शिक्षा जिसमें वो धीरे धीरे बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके, खुद का कार्य कर सके। फिर होता है रिक्रिएशनल स्किल। जब हम एक बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे का सामान्य शिक्षा के साथ साथ रिक्रिएशनल मतलब उसके अंदर क्रिएटिविटी कैसे हो, कैसे उस बच्चे को क्रिएशन जगा सके। कार्ड्स बनवाना, राखी बनाना, दिए बनाना, जैसे वर्तमान में दिवाली का समय, ऐसे बहुत सारे काम जो है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारा होता है रिक्रिएशन, मतलब बच्चे के अंदर की सृजनशीलता जो है वो कैसी है, बच्चा कैसे कार्य कर सकता है, इसको हम रिक्रिएशनल स्किल्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जब ये आ जाता है, इन्हीं प्लानिंग को हम टुकड़े टुकड़े में यानी कि शॉर्ट टर्म्स गोल में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ में बच्चे के लिए क्या हो सकता है, सेकंड 3 मंथ में क्या हो सकता है, लास्ट 3 मंथ में क्या सकता है। जैसे हम सामान्य बच्चों का करिकुलर बनाते हैं, सेम करिकुलर इन बच्चों का भी हम दे, ये मंथ के अलावा हम डे पर भी डिसाइड करते हैं कि 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दे सकते हैं। इसके बाद आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। जब एक बच्चे को हम एजुकेशन देते हैं तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस बच्चे को किस टूल्स के साथ सिखाया जाए। ऐसे कुछ भी टूल्स बताने से नहीं होता। यदि हम बच्चे को गिनती सिखा रहे हैं तो हमारे पास फ्लैश कार्ड होना चाहिए, काउंटिंग से संबंधित हमारे पास चार्ट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे कहते हैं, शिक्षण सामग्री जो है उस बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ वर्किंग डे। जब हमने उस बच्चे का हम प्रोग्रेस जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे में कितनी प्रोग्रेस हुई, बच्चे ने क्या किया,
पहले दिन उसका स्टेटस क्या था, आखिरी दिन उसका स्टेटस क्या है, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ वर्किंग डे जरूर लिखते हैं कि बच्चे के साथ हमने कितने दिन काम किया। उसके बाद आता है इवेल्युएशन, यानी कि उसका मूल्यांकन, मतलब पहले की स्थिति क्या थी, बच्चे का फर्स्ट डे स्टेटस क्या था, फिर उसके बाद बच्चे का लास्ट डे स्टेटस क्या है। ये जो है पूरे जानकारी जो है हमको इससे इवेल्युएशन के द्वारा या मूल्यांकन के द्वारा या हमारे बच्चे ने कितना सीखा है इसके बारे में जानकारी जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, डेट, लास्ट डेट, जिस डेट में लास्ट डेट में हम इवेल्युएशन कर रहे हैं उसकी हम डेट लिख देते हैं कि आज से 3 महीने हमने पहले बच्चे का शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया था, आज से 3 महीने बाद उस बच्चे की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति पर फिर हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं कि अब बच्चा हमारा कितना प्रोग्रेस कर पाया है। नेक्स्ट है रिमार्क या डायग्नोसिस, इसके बाद हम इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि बच्चे को क्या रिमार्क किया जाए, बच्चे ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, उसका डायग्नोसिस क्या है, क्या उसको जो हम सिखा रहे हैं या कौशल सही है कि नहीं है, या इस कौशल में उस बच्चे का कितना विकास हो पाया है। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी जो है आज मैंने आपको दिया है। इसके आगे यदि आपको कोई और जानकारी ली तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या मेरे उस पर आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको जो भी समस्या हो मुझसे कांटेक्ट करना है, तो आप नीचे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।